हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय 2 जिसमें की है बहुपद। बहुपद माने कि पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए कुछ बीती बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, इसकी मदद से हम यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल्स समझने वाले हैं कि क्या होता है बेसिकली पॉलिनोमियल्स। और अगर बात करें यहाँ पे तो जो भी आपको यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे 9th में 10th में, तो ये सब आपका बेस होने वाला है आगे के 11th 12th के लिए। और फिर अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू करते हैं, किसी और स्ट्रीम को नहीं चुनते हैं, तो आपको यहाँ पे इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की पॉलिनोमियल्स की। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको याद करना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्या याद करना होगा आपको? बीजीय व्यंजक। क्या? बीजीय व्यंजक। तो क्या होता है बेसिकली बीजीय व्यंजक? आपने पहले पढ़ रखा है। यहाँ पे बीजीय व्यंजक की अगर बात करें, अगर आपको 3x स्क्वायर या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 5xy या फिर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा आपको कुछ भी देखने को मिलता है, तो ये क्या कहलाते थे? आपके बीजीय व्यंजक। आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को सीखा है। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। इस वाले पार्ट की अगर बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये 3, क्या देखने को मिल रहा है? 3x, और ये क्या देखने को मिल रहा है? 2। तो चलिए अगर बात करें यहाँ पे बीजीय व्यंजक की, तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट। एक यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? वेरिएबल। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? वेरिएबल की पावर, यानी कि यहाँ पे अचर, चर, और यहाँ पे चर की घात देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे यहीं से शुरुआत करते हैं हम बीजीय व्यंजक से। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें अब, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर। ये जो x है ये क्या कहलाता है? चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और ये जो है तो अचर की घात है। क्या है? अचर की घात है। तो यहाँ से ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं और इसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। यहाँ पे इसके साथ प्लस में भी कुछ हो सकता है, +2 हो सकता है, 3 हो सकता है। बेसिकली ये भी कांस्टेंट होगा, अचर होगा। तो इस तरह से आप बीजीय व्यंजक देखते हैं। चलिए, ये तो बात है बीजीय व्यंजक की। अगर मैं आपसे कहूं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पे चर और अचर किस तरह से काम करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, ये मार्कर है, मुझे इसे खरीदना है। इस मार्कर की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। चलिए, एक मार्कर की कीमत, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एक पेन की कीमत कितनी है? एक पेन की कीमत 10 रुपए है। ये हमने मान लिया कि एक पेन की कीमत 10 रुपए है। और मेरे पास कितने हैं? मेरे पास कितने हैं? 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए हैं। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दुकानदार को 50 रुपए दे के आता हूं। कितना दे के आता हूं? 50 रुपए दे के आता हूं। तो मैंने कितने पेन खरीदे होंगे? तो ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं? 10 गुणे कितना करते हैं? 5 करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? अचर है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो कितनी है? 10 रुपए है। इस मार्कर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। जब उसमें आप 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? आपको 50 रुपए मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इससे 30 रुपए दिए, कितने दिए? 30 रुपए, तो भी आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे 10 गुणे 3 करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये फिक्स है, अचर है। तो इस तरह से आप अचर को समझते हैं कि जो संख्या या भी कोई भी चीज जो अपने मान को कभी नहीं बदलती। जैसे यहाँ पे 3 आप देख रहे हैं, 5 की अगर बात करें, 1/2 की बात करें, 3/4 की बात करें, तो ये सब अपना मान कभी नहीं बदलते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। जैसे इस पेन की कीमत की मैंने बात करी, तो इसकी कीमत 10 रुपए है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे इसका मान कभी नहीं बदलने वाला है। बदलने वाला क्या है? यहाँ पे ये 5 और 3। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके बेसिकली ये वेरिएबल कहलाएंगे, जो कि यहाँ पे x देखने को मिल रहा है। चलिए, अगर इसी उदाहरण की बात करें 3x स्क्वायर की, अगर आप x की जगह पे 2 रखें तो 3 गुणे 2 की घात 2 मिलने वाला है आपको। यहां से आपको उत्तर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 3 रखते हैं x की जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा? 3 गुणे 3 स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 9 3 27 हो जाएगा। 3 3 9 और 3 27 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप चर का मान बदलते जाते हैं, यानी चर की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मान बदलता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली इस तरह से आप चर और अचर समझ सकते थे। तो अब अगर बात करें यहाँ पे बीजीय व्यंजक की, तो बीजीय व्यंजक की मैं एक यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूँ, या फिर सरल शब्दों में आप क्या कहेंगे बीजीय व्यंजक को लिख देते हैं यहाँ पे। तो बीजीय व्यंजक, यहाँ पे आपने क्या देखा? एक कांस्टेंट देखा है। क्या देखा है? अचर देखा है, या फिर कांस्टेंट। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक आपने यहाँ पे अचर देखा है,
अचर के साथ ये जो होता है ये गुणा हो रहा है, यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे किया है, तो अचर के साथ एक चर होता है जिसका यहाँ पे होता है गुणा, और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, घात होती है किसकी, चर की। तो यहाँ पे जो घात होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चर, अचर गुणे चर, और चर की जो घात होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। अगर यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो फॉलो करिएगा मेरे शब्दों को और लिखिएगा अपने नोटबुक पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले बीजीय व्यंजक को समझना, उसके बाद हम बढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो ये बेस है आपका पॉलिनोमियल को समझने के लिए। तो जितना ज्यादा टाइम हो तो आप देखिएगा यहाँ पे सीखने के लिए बीजीय व्यंजक और पॉलिनोमियल्स को। इसके बाद एक्सरसाइज तो आपको बड़ी आसानी से हो जाने वाली है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो भी मैं सिखा रहा हूं आपको, तो मैं आपको बेसिकली बाइक चलाना सिखा रहा हूं। बाकी जाना कहाँ है आपको, ये आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं, पर आपको हाँ यहाँ पे बाइक चलाना सीखना होगा। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इस चीज के लिए कि यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बाकी आपको सवालों को कैसे हल करना है ये आपको हूबहू आने लगेगा। चलिए अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हमने सीखा अचर गुणे चर और यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हुई हमारी बीजीय व्यंजक की परिभाषा। अब अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है अगर आपके पास 3x, और ये जो x की घात थी ये कितना लिखा हुआ है, √2, तो ये क्या आपका ये होगा बीजीय व्यंजक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो घात दी हुई है ये √2 है, और √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे √2 दिया हुआ है जो कि एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये आपका बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या होती है, अचर गुणे चर, और चर की जो घात होती है वो कितनी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो बेसिकली आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए, तो ये हमने सीखा बीजीय व्यंजक। अब चलिए सीखते हैं इसी की मदद से कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपद। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पे। तो आइए अब देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, बीजीय व्यंजक, और इसी की मदद से हम इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं। चलिए अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होने वाली है, अचर गुणे चर, क्या, अचर गुणे चर, और यहाँ पे जो ये परिमेय संख्या बीजीय व्यंजक की परिभाषा में आपने क्या देखा था कि इसकी जो घात होती है क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो जो बहुपद होते हैं यहाँ पे बहुपद में चर गुणे अचर तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे घात वाला जो पार्ट होता है वो इसमें अलग होता है। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं होती है, क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है यहाँ पे। तो बेसिकली बस इतना सा पार्ट होता है जो अलग होता है यहाँ पे अचर वाले पे। तो आप कह सकते हैं ये बीजीय व्यंजक के अंतर्गत ही आता है क्या, बहुपद। तो चलिए ये तो हुई एक परिभाषा की बात। आइए सीखते हैं कि क्या होता है हमारा बहुपद। चलिए यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। अगर उदाहरण की बात करूं तो आप अपनी एनसीईआरटी से यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ पे आपके चैप्टर शुरुआत होने के बाद यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। x प्लस 1/x, कॉमा यहाँ पे लिखा हुआ है √x प्लस 3, देन कॉमा यहाँ पे लिखा हुआ है y क्यूब रूट लिखा हुआ है y का, और धन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, y स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कुछ बेसिकली ये एग्जांपल दिए हुए हैं आपको आपके एनसीईआरटी में, जिन्हें आपको बताना है ये बहुपद है या नहीं। तो चलिए इनकी बात करने से पहले हमने क्या देखा है, अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे समझे हम तो 3x स्क्वायर, जिसकी बात हमने पिछले एग्जांपल में भी करी थी, तो ये आपका क्या होगा, बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अचर भी देखने को मिल रहा है, चर भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पूर्ण संख्या है। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3x, और यहाँ पे अगर घात की बात करूं 1/2 लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें बेसिकली अंतर क्या है, इसमें घात का अंतर है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2 है। तो ये 1/2 वाला पार्ट ये आपका बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि रैशनल नंबर की बात करी हमने, परिमेय संख्या की बात करी है, घात कितनी होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे परिमेय संख्या तो है, लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ नहीं जाएगा, यहाँ पे बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी घात परिमेय संख्या है। पर अगर आप बात करें यहाँ पे 3x स्क्वायर की, तो क्या आप 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि आप 2 को 1/2 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में आप इसे दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी, तो ये इसके साथ भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या ये बहुपद है,
बहुपद है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है वो कितना है, पूर्ण संख्या है। ये एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में दिया हुआ है x का रूट दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या ये आपका बहुपद है? यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अचर के रूप में क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे अचर भी हो गया, चर भी हो गया, और चर की घात कितनी है, 1/2। तो 1/2 बेसिकली आपका इसके साथ तो जा सकता है, किसके साथ, बीजीय व्यंजक के साथ, लेकिन आपका इसके साथ नहीं जा सकता है, बहुपद के साथ ये नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप अंतर करके देखेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बेसिकली अब हमें बात करनी, यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं, पेज नंबर 3 में इनकी बात करते हैं कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, तो x प्लस 1/x, क्या 1/x को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं? अभी आपने पिछले चैप्टर में ही सीखा था कि यहाँ पे x धन, अगर 1/x लिखा हुआ तो आप इसे लिख सकते हैं x, और यहाँ पे ऋणात्मक 1 होगा, x की घात ऋणात्मक 1 होने वाला है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये निगेटिव साइन के साथ है। किसके साथ है, निगेटिव साइन के साथ। तो ये एक बीजीय व्यंजक तो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक जितने भी होते हैं ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है। -∞ से लेके +∞ तक जो भी चीजें होती हैं वो आपके पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे 0 भी होता है, तो ये आपका पूर्णांक है, ऋण 1 पूर्णांक है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक तो है पर बहुपद नहीं है। तो ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है। अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे फिर से आपको x की घात 1/2 धन 3 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, जब आपका x/2 है, यहाँ पे हमने देखा था, तो ये बीजीय व्यंजक तो था लेकिन बहुपद नहीं था, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो y की घात 1/3 धन y², तो ये आपका बीजीय व्यंजक तो हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें बहुपद की, तो बहुपद आपका ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो पूर्णांक होता है, बेसिकली पूर्णांक कहाँ से शुरुआत होती है पूर्णांक की। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप 9th क्लास का जो इंट्रो वाला पार्ट था, वीडियो फर्स्ट, तो उसको आप जाके देखें। वहां पे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में बहुत अच्छे से समझाया मैंने, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि क्या होता है पूर्णांक, क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी चीजें आप वहां पे सीख सकते हैं। चलिए, तो अगर यहाँ पे बात करें 0, तो 0 को हम यहाँ पे अगर देखें तो 0 जो है तो एक क्या है, शून्य बहुपद है। 0 को हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बहुपद क्या है, शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद क्यों है, शून्य बहुपद क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो 0 × x की घात 4 अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जब शून्य के साथ गुणा करेंगे x की घात 4, ये आपको एक बहुपद की तरह तो दिख रही है, चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे 0 होने की वजह से ये आपके आंसर को क्या बना देगी, 0 बना देगी। क्या बना देगी, 0 बना देगी। इसलिए ये एक अपना अलग डिफिनीशन देता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, अलग परिभाषा जो देता है, इसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। तो जहां पे अगर 0 की बात करी जाए तो क्या 0 एक बहुपद है? तो जी हाँ, ये एक बहुपद है, पर कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। चलिए, अगर यहाँ पे बात करें एक कांस्टेंट की, किसकी बात करें, अचर की, अगर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये एक बहुपद है? अगर मैं इसके साथ यहाँ पे गुणे में लिख दूं x की घात 0, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, x की घात 0, किसी भी टर्म के साथ, किसी भी यहाँ पे वेरिएबल के साथ अगर इसकी घात शून्य है, तो आपने पिछले चैप्टर में सीखा था, मे बी 1.6 से पहले आपने सीखा था कि यहाँ पे x की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपको 1 का गुणा देखने को मिलेगा, तो 3 गुणे क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो यहाँ से आप इसे भी कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो इसे आप नाम देते हैं अचर बहुपद। क्या नाम देते हैं, अचर बहुपद का नाम देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बस इतनी सी ही चीज थी। एक यहाँ पे ये वाला पार्ट हो सकता है कि आप लोगों को साफ ना दिखाई दे रहा हो, अगले पार्ट में हम लिख लेंगे, एक बार ये डिफिनेशन भी लिख लेंगे, बीजीय व्यंजक की भी, बहुपद की भी, शून्य बहुपद और यहाँ पे अचर बहुपद। और अगले पार्ट पे अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे बांटते हैं। तो बेसिकली ये होता है बहुपद। अब देखिए अगले पार्ट में कि कैसे हम इसे बांटते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम पता लगाते हैं बहुपद का, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल कि कैसे होते हैं बहुपद, और साथ ही साथ उनका क्लासिफिकेशन देखने वाले। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीजीय व्यंजक की,
तो वीजी व्यंजक आपने सीखा था। बार बार हम इस चीज पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये चीजें आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे बीजी व्यंजक के लिए आपने क्या सीखा था, अचर गुणित चर, और चर की घात कितनी थी, परिमेय संख्या थी। और ये जो बहुपद था, बहुपद की डिफिनीशन क्या थी, परिभाषा यहाँ पे अचर गुणित चर, लेकिन चर की जो घात थी वो पूर्ण संख्या थी। क्या थी, पूर्ण संख्या थी बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, अगर शून्य बहुपद की बात करें तो शून्य बहुपद के लिए क्या सीखा था आपने, जीरो में किसी भी बहुपद का तो मल्टीप्लीकेशन होता है। कोई भी बहुपद, या आपका एक बहुपद ही है x की घात 4, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। और अचर बहुपद क्या होता है, जहां पे ये जो वेरिएबल है, चर वाला भाग है, इसकी घात क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन जीरो बहुपद में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहां से आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का ही एक उदाहरण लिया हुआ है। अगर बात करें इस वाले उदाहरण की, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे अगर बात करें तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, घात, क्या क्या, घात और पद। तो क्या होता है बेसिकली घात और क्या होता है पद। घात तो हमने देखा कि यहाँ पे शून्य लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। और अगर पद की बात करें तो यहाँ पे आपको कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये होते हैं बेसिकली पद। क्या होते हैं, 1, 2 और यहाँ पे 3, ये हुए पद। और अगर घात की बात करें तो घात है यहाँ पे 2। जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है हमारे पॉलिनोमियल की। तो अगर मैं बात करूं इस बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा घात x² की, मतलब x की यहाँ पे क्या है, 2 है, इसलिए इसकी घात कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। और पद कितने हैं यहाँ पे, 3 है। चलिए, अगर यहाँ पे लिखा हो 3x³ प्लस 4, तो यहाँ पे अगर हम पूछें आपसे कि यहाँ पे बहुपद कितने कितने पद हैं यहाँ पे, तो 1 और 2, तो पद कितने हैं, 2 है। और घात कितनी है, घात कितनी है यहाँ पे, 3 है, तो घात हो जाएगी 3। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको 4x4 लिखा हुआ है या फिर x⁴ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, कितने पद हैं, यहाँ पे आपको 1 पद देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर घात की बात करें तो घात कितनी है, घात यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से आप घात और पद में डिफरेंशिएट करते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे बहुपद के उदाहरण हैं। चलिए, तो ये तो हुआ अपना बहुपद। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बेसिकली क्लासिफिकेशन जो होता है आपका, बांटते हैं हम इन्हें 2 रूप में ही, एक तो पद और दूसरा घात। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक तरफ पद और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, यहां से डिवाइड कर लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं घात। क्या लिख लेते हैं, घात। तो यहां पे अगर आपको एक पद देखने को मिल रहा है तो आप ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो एक पदी बहुपद क्या होता है, जहां पे एक पद होता है। अभी हमने क्या देखा, x⁴, ये क्या है, एक पदी बहुपद, इसमें सिर्फ एक पद है। ठीक है, उसके बाद 2 पद होगा तो क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद बोलने वाले हैं, द्विपद बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 पद हो तो क्या बोलते हैं आप इसको, त्रिपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। द्विपद की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर x² प्लस 2 लिखा हुआ है तो ये आपका द्विपद होगा, और ये तो एक पद ही था। और अगर 3 पद वाले की बात करें तो 3x² प्लस यहाँ पे x³ भी लिख सकते हैं, धन यहाँ पे 1 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको 3 पद देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो आपने क्या किया, इनको डिवाइड किया, यानी इनको बांटा है पद के हिसाब से। पर अगर घात की बात करें यहाँ पे, तो अगर इसकी घात 1 है तो आप क्या बोलेंगे इसे, यानी कि अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे घात कितनी है इसकी, 1 है, तो इसे आप बोलते हैं लीनियर बहुपद। लीनियर बहुपद यानी कि लीनियर बहुपद का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ पे क्योंकि इसकी घात 1 है, यहाँ पे सिर्फ आपको x देखने को मिल रहा है, इसकी घात कितनी है, 1। अगर यहाँ पे घात 2 हो, जैसा कि आपने यहाँ पे x², इस वाले को ही ले लेते हैं, यहाँ पे 2x² धन 5x माइनस 3, तो यहाँ पे आपको डिग्री घात कितनी मिल रही है, सबसे ज्यादा 2 मिल रही है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वैसे इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे द्विघाती बोलते हैं। चलिए, तो ये हुआ। अगर इसके बाद अगर हम 3 घात वाले की बात करें, 3x³ प्लस 2
x प्लस 1 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात कितनी है, 3 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको बहुपद के जो पद हैं लिखे हुए हैं इनको जोड़ने से आपको क्या मिलता है, पॉलिनोमियल मिलता है। क्या मिलता है, यही बहुपद मिलता है। चलिए, अगर आपको पद दिए हो बहुपद के, जैसे 2x², इस वाले की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये हमने लिख लिए हैं इसके बहुपद। तो इन्हें कर देते हैं, अब इनका एडिशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पे आपको क्या मिलना चाहिए, बहुपद ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ने में तो थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। क्या अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे +3 है, जबकि यहाँ पे -3 है। तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप पद लिख रहे होंगे तो आप यहाँ पे धनात्मक चिन्ह ही मानेंगे कि यहाँ पे धनात्मक चिन्ह था। अगर इसे लिखें तो 2x² + 5x, और अगर यहाँ पे धन का चिन्ह बनाते तो यहाँ पे ऋण 3 होने वाला है। तो जब आप इसके पद को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे ऋण 3 होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक ही गलती हो सकती थी कि जो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ या फिर ऋणात्मक पद होते हैं यहाँ पे, उसे हम क्या लिखते हैं, ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं, क्योंकि इन पद का जो योग होता है वही हमें बहुपद दिलाता है। अब इन्हें आप जोड़ दीजिए, इन्हें जोड़ेंगे तो आपको यही बहुपद मिलने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे धन 3 अगर आप लिख देते तो ये आपको ये बहुपद नहीं दिलाता। तो बेसिकली बस इतनी सी ही चीज थी यहाँ पे सीखने के लिए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पद वाले एक पद था इसलिए एक पद ही, द्विपद क्योंकि 2 पद थे, त्रिपद क्योंकि 3 पद थे, इसलिए हमने पद के रूप में बांटा था। घात में क्या देखा, सबसे ज्यादा बड़ी घात कितनी थी, 1 थी, और यहाँ पे अगर 1 भी लिखा होता तो इससे फर्क नहीं पड़ता था। 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसकी जो घात थी वो कितनी थी, 1 थी। इस बात से नहीं, एक पद होने की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए घात 4 है फिर भी एक पद ही है, यहाँ पे घात 1 है पर ये रैखिक है। क्या है, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगर इस वाले की बात करें तो सबसे ज्यादा घात देखने को क्या मिल रही है, चर की 2 मिल रही है इसलिए द्विघाती होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा घात देखने को क्या मिल रही है, 3 मिल रही है इसलिए त्रिघाती होगा। तो बस इतनी सी चीज थी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और हाँ विशेष रूप से इस चीज का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपको आगे सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 पे।